हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं ओ सी एम 12th स्टैंडर्ड का थोड़ा रिवीजन लेने वाला हूँ। तो 3-4 चैप्टर्स अभी सोचता हूँ ट्राई करूँ, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करता हूँ। तो ओ सी एम का रिवीजन बिजनेस सर्विस से स्टार्ट करता हूँ, जो सबसे हाई वेटेज वाला चैप्टर है। चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए बिना टाइम पास के मैं स्टार्ट करता हूँ। पेज नंबर 54-55। तो बिजनेस सर्विस में बहुत सारे टॉपिक है, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन। तो ये सब टॉपिक कवर करने का है। चलो जाओ। फर्स्ट टॉपिक है सर्विस। तो सर्विस क्या होता है? सर्विस जैसे हम लोग, जैसे गुड्स होता है, हम लोग उसको खरीदते हैं तो उसको देख सकते हैं। टीवी खरीदे तो देख सकते हैं, बैट खरीदे तो देख सकते हैं, पर सर्विस को हम लोग देख नहीं सकते, उसको फील कर सकते हैं। जैसे टीचिंग हो गया, हेयर कटिंग सर्विस हो गया, जो डॉक्टर सर्विस देता है, जो लॉयर सर्विस देता है। तो सर्विस क्या है? सर्विस इज एन एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस दैट वन पार्टी कैन ऑफर टू अनदर पार्टी। व्हाट इज सर्विस? सर्विस इज एन एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस दैट वन पार्टी कैन ऑफर टू अनदर, दैट इज इंटेंजिबल। इतना लिखा तो भी चलेगा ना, डेफिनेशन थोड़ा भी लिखा तो भी चलेगा। सर्विस आर इंटेंजिबल। सर्विस को हम लोग देख नहीं सकते, बट वी कैन फील, उसको फील किया जा सकता है ना। तो सर्विस का भी हम लोग फीचर्स पढ़ रहे हैं। तो 5-6, अगर 5 मार्क के लिए आंसर आया, जैसे कि 6 पॉइंट है, मैं 1-2 पॉइंट और ऐड कर दूंगा, तो कम से कम तुम लोग का 5-6 पॉइंट तो लिखना चाहिए, राइट। तो सर्विस के बारे में 5-6 पॉइंट तो लिखना ही चाहिए। तो मैं फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ। तो सर्विस क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विस? सर्विस इज एन एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस दैट वन पार्टी कैन ऑफर टू अनदर पार्टी, एंड सर्विस आर इंटेंजिबल। सर्विस आर डीड्स विच इज परफॉर्म बाय वन पार्टी टू अनदर। मतलब कुछ काम जो एक पार्टी दूसरे पार्टी के लिए करती है, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेलीकॉम, कम्युनिकेशन, कॉल सेंटर, ये सब सर्विस है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फीचर ऑफ सर्विस। तो रैपिड फायर है, बहुत सारे चैप्टर्स कवर करने के। थोड़ा मैं फास्ट जाऊँगा, तुम लोग टेक्स्ट बुक लेके बैठ जाना, ईयरफोन में थोड़ा सुन लेना, जितना हो सके उतना आंसर कवर कर दो, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना, ओके। चलो स्टार्ट। फीचर ऑफ सर्विस, फर्स्ट पॉइंट, इंटेंजिबिलिटी। इंटेंजिबिलिटी मतलब इंटेंजिबल, जिसको देखा नहीं जा सका। तो कैसे पॉइंट लिखेंगे? सर्विस आर इंटेंजिबल, ओन वर्ड्स में लिखने का, जरूरी नहीं कि टेक्स्ट बुक है वही लिखो, जो तुमको समझ में वो लिखो। 2-3 लाइन में लिखो तो भी बहुत है। तो इंटेंजिबिलिटी, सर्विस आर इंटेंजिबल, सर्विस विच आर कैनॉट बी सीन, दे कैनॉट बी टच, दे कैनॉट बी सीन, दे कैन ओनली बी फील, उसको फील कर सकते हैं, राइट। तो एग्जाम्पल तुम लोग लिख सकते हैं। सर्विस का एग्जाम्पल कैसा है? लाइक एयर, हवा। हवा को हम लोग ना देख सकते ना छू सकते, बट उसको महसूस कर सकते हैं ना, तो वही है सर्विस। सर्विस आर इंटेंजिबल, दे लैक मटेरियल फॉर्म। सर्विस का कोई शेप होता नहीं, बस खत्म। 2-3 लाइन लिख दो तो भी बस हो गया ना। तो सर्विस क्या है? दे आर इंटेंजिबल, दे आर इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब जिसको देखा जा सकता नहीं है। टर्न द पेज। नेक्स्ट पॉइंट दिया है 56 पे, इनसेपरेबिलिटी। इनसेपरेबल, सेपरेट मतलब अलग अलग, इनसेपरेट मतलब अलग नहीं कर सकते। किसको अलग नहीं कर सकते? सर्विस और सर्विस प्रोवाइडर को अलग नहीं कर सकते। सर्विस प्रोवाइडर फॉर एग्जांपल, जैसे कि टीचर एक सर्विस प्रोवाइडर है जो पढ़ाती है, और सर्विस जो टीचिंग है, तो टीचर और टीचिंग को अलग नहीं कर सकते ना यार। दे आर इनसेपरेबल, दे कैनॉट बी सेपरेटेड। जब जहाँ सर्विस देना रहता है वहाँ प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल डॉक्टर किसी का ट्रीटमेंट कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है, तो जहाँ ऑपरेशन थिएटर है डॉक्टर को उधर प्रेजेंट रहना पड़ेगा ना। घर पे बैठे बैठे थोड़ी ऑपरेशन कर सकते हैं। तो वैसे ही डॉक्टर और डॉक्टर का जो सर्जरी है उसको अलग नहीं किया जा सकता। देयरफॉर सर्विस आर इनसेपरेबल, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड, दैट्स इट। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड दिया है इनकन्सिस्टेंसी। तो उसको मत लिखो, उसकी जगह पे लिखो हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस लिखेंगे तुम लोग। हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग, डिफरेंट, उसका मतलब है डिफरेंट। सब सर्विस प्रोवाइडर एक जैसे नहीं होते हैं, सब सर्विस प्रोवाइडर एक जैसे होते नहीं है, सब सर्विस प्रोवाइडर अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं? अलग अलग। इवन इफ दी सर्विस प्रोवाइडर रिमेन सेम, द क्वालिटी ऑफ सर्विस में डिफर फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब जैसे कि स्कूल में सब टीचर एक जैसा थोड़ी पढ़ाती है यार, अलग अलग पढ़ाती है ना। तो सर्विस प्रोवाइडर कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग को मतलब हेट्रोजीनियस। तो 3 पॉइंट पढ़ लिया, राइट। फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा? इंटेंजिबिलिटी। सेकेंड इनसेपरेबिलिटी, अलग नहीं कर सकते किसको? सर्विस और सर्विस प्रोवाइडर को। और थर्ड क्या है? हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट। फोर्थ पॉइंट बहुत मस्त है, पेरिशेबिलिटी। पेरिशेबल का मतलब एक होता है नॉन पेरिशेबल, जो चीज़ जल्दी कभी ख़राब नहीं होती, और पेरिशेबल जो जल्दी ख़राब हो जाती है। तो पेरिशेबिलिटी मतलब सर्विस को स्टोर नहीं कर सकते, दे कैन नॉट बी स्टोर फॉर फ्यूचर यूज। उसको पकड़ के नहीं रखा जा सकता, सर्विस को स्टोर करके नहीं रख सकते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी ट्रेन की है 12 बजे की, 12 बजे की ट्रेन है, गाँव जा रहे तुम लोग यहाँ से। अभी तुम लोग घर से 11:30 बजे निकलेंगे और 12:15 बजे पूछेंगे क्या तुम्हारे लिए ट्रेन वेट किया रहेगा क्या? नहीं, तुम लोग बहुत बड़े हीरो थोड़ी है कि तुम लोग के लिए वेट किया रहेगा। सर्विस एक बार गई सो गई, उसको रोका जा सकता, मतलब उसका स्टॉक बना के रख सकते नहीं है। तो पेरिशेबिलिटी का मतलब सर्विस को स्टोर नहीं कर सकते, बात खत्म, सिंपल। जैसे गुड्स को स्टोर कर सकते हैं पर सर्विस को स्टोर कर सकते नहीं। अब एग्जाम्पल रीड करेंगे आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी मतलब सर्विस में ना
ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती है, सर्विस में ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती है। आप लोग चॉकलेट खरीदेंगे तो चॉकलेट के मालिक आप बन जाएंगे, टीवी खरीदेंगे टीवी के मालिक तुम बन जाएंगे, पर सर्विस लेते वक्त आप लोग मालिक नहीं बनते, आप लोग ओनरशिप एक्वायर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल तुम लोग कोई सी रूम में होटल का रूम भाड़े पे लिया, किधर घूमने गए तो भाड़े पे लेंगे ना, क्या रोड पे सोएंगे, तो रूम भाड़े पे लेंगे, तुम लोग 1-2 दिन यूज़ करेंगे, तो जब तुम लोग 1-2 दिन उसका यूज़ करेंगे उसका रेंट पे करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि तुमने उस होटल को खरीद लिया है, तुमने उसका एक्वायर ओनरशिप एक्वायर नहीं कर सकते। मीन्स सर्विस मार्केटिंग में, सर्विस में ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होता है। बस 6 पॉइंट है कंज्यूमर पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन मतलब पार्टिसिपेट करना। अब टीचर पढ़ा रही है स्कूल में और तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे, तो जब तुम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो सर्विस बराबर नहीं मिल पाएगा ना तुम लोगों को। तो वही कस्टमर को पार्टिसिपेट करना चाहिए जब सर्विस दी जाती है। अगर सर्विस कस्टमर ध्यान नहीं देगा तो उसकी सर्विस चली जाएगी, उसको मज़ा भी नहीं मिलेगा ना सर्विस का। तो पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर इज इक्वली इंपॉर्टेंट। विदाउट पार्टिसिपेशन कंज्यूमर सर्विस कैनॉट बी ऑफर। कस्टमर का ध्यान ही नहीं रहेगा तो सर्विस ऑफर नहीं कर सकते ना हम लोग यार। तो ये 6 पॉइंट हो गया। एक पॉइंट और ऐड कर लो, कैन नॉट बी रिटर्न टू सेलर। कैन नॉट बी रिटर्न टू सेलर मतलब सर्विस हम लोग सेलर को रिटर्न नहीं कर सकते, सर्विस हम लोग रिटर्न नहीं कर सकते। गुड्स को रिटर्न कर सकते हैं, डिफेक्टिव रहेगा, पर सर्विस को रिटर्न नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम लोग किधर बाल काटने गए, बाल काटने का 100 रुपये हुआ, अब तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम बाल काटने वाले को थोड़ी बोलेंगे भाई तू बैठ जा मैं तेरा बाल काटता हूँ, तेरे को फिटूस कराता हूँ मैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो सर्विस को रिटर्न नहीं किया जा सकता। तो ये तुमको 7 पॉइंट पढ़ा है मैंने। तो फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा बनने वाले में, क्या फीचर ऑफ सर्विस में इंटेंजिबिलिटी मीन्स सर्विस कैन नॉट बी सीन। सेकंड इनसेपरेबिलिटी, सर्विस को अलग नहीं कर सकते। फिर हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस का मतलब दे आर डिफरेंट। फिर इसके बाद क्या है पेरिशेबिलिटी, सर्विस को स्टोर करके रखा जा सकता नहीं है, एक बार सर्विस गई सो गई, वापस से मिलने वाली नहीं है। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, सर्विस को ट्रांसफर नहीं कर सकते, ओनरशिप ट्रांसफर होता नहीं। होटल का एग्जाम्पल डाल देने का है। कस्टमर पार्टिसिपेशन, जब भी सर्विस देंगे तो कस्टमर को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और नेक्स्ट नया पॉइंट मैंने क्या ऐड किया, कैन नॉट बी रिटर्न टू सेलर, सर्विस सेलर को रिटर्न वापस से कर सकते नहीं है, फिटूस वाला सिस्टम नहीं है। ठीक है, एक आंसर पढ़ लिया तुमने, टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, सारे नेक्स्ट आंसर पे आता हूँ। अभी बड़ा टॉपिक है बैंकिंग। बैंकिंग क्या है, बैंकिंग कौन से, बैंक हैज़ बिन डिराइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड बैंको, ब्लैंक्स में आ सकता है, बैंको मतलब बेंच। तो अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि एग्जाम आ रहा है ना, साल भर तुमने वेस्ट किया है, तो अभी जितना होता है उतना शॉर्टकट में अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। तो बैंक का 2-3 लाइन अच्छे से मीनिंग पढ़ लेना। बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक जगह है विच डील्स विद डिपॉजिट एंड एडवांस, पैसा का आवन जावन रहता है, आता है और जाता है, और भी बाकी की सर्विस होती रहती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डील विद एसेप्ट्स डिपॉजिट एंड एडवांसेस। तो अभी ना इसका ना लॉन्ग आंसर में आ सकता है, बैंक के ऊपर लॉन्ग आंसर आ सकते हैं। तो पहला आंसर शायद से ही बैंक के ऊपर लॉन्ग 10 मार्क का या 8 मार्क का आंसर आ सकता है उसी में। तो टाइप्स ऑफ बैंक, तो पहला हेड पॉइंट पढ़ता हूँ, फिर डिटेल में एक एक बैंक का पढ़ाता हूँ। तो टाइप्स ऑफ बैंक में है सबसे पहले सेंट्रल बैंक, सब बैंकों का बाप, फिर कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, एक्सचेंज बैंक, रीजनल बैंक, सेविंग बैंक, 7 पॉइंट हो गया। इन्वेस्टमेंट बैंक, स्पेशलाइज बैंक, उसके अंदर 3-4 दिए हैं, तो 8-9 नाम आ गया राइट। तो तुमको एकदम अच्छे से तुमको सजा के लिखने का है तब, ताकि तुम लोगों को ज़्यादा मार्क्स मिल सके। तो आ जाओ, फर्स्ट पॉइंट है सेंट्रल बैंक। एवरी कंट्री हैज इट्स ओन सेंट्रल बैंक, हर कंट्री में उसका खुद का सेंट्रल बैंक होता है। तो इंडिया के भी पास भी सेंट्रल बैंक है, सबको मालूम, नोट पे छपा है ना RBI। एवरी कंट्री हैज इट्स आइदर ओन सेंट्रल बैंक इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक। अपने इंडिया का सेंट्रल बैंक का नाम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कभी स्टैब्लिश हुआ था 1945, और उसका क्या बोलते हैं 1945 को एक्ट बना था, तो लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ स्टैब्लिश लिख देने का, RBI जो सेंट्रल बैंक इंडिया का। तो सेंट्रल बैंक को क्या बोलते हैं मालूम है, की सीधी बात, सेंट्रल बैंक इज अ बैंकर्स बैंक, सब बैंकों का बाप है, इट इज़ अ बैंकर्स बैंक। तो ये क्या काम करता है, पूरे कंट्री में मनी सप्लाई करता है, नोट छापता है और इश्यू करता है। फिर मॉनेटरी पॉलिसी, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है रिलेटेड मनी, वो सेंट्रल बैंक बनाता है राइट। इट इज़ अ बैंकर्स बैंक, इट इज़ अ गवर्नमेंट बैंक, गवर्नमेंट का बैंक है ना ये, गवर्नमेंट का खाता उधर ही बनता है, गवर्नमेंट का आवन जावन वही देखता है। तो ये सब तुम लोगों को 4-5 लाइन डाल देने का है। RBI डाल दिया, 1945 डाल दिया, 3-4 हेड पॉइंट डाल दिया, एक पॉइंट तुम्हारा तैयार हो गया, सेंट्रल बैंक। फिर सेकंड पॉइंट, अब इसके बाद डिस्टिंग्विश भी मैं बाद में पढ़ाने वाला हूँ, सेंट्रल बैंक। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक जो सेंट्रल बैंक के अंडर गाइडलाइंस में चलता है, जो तुम्हारे आसपास बैंक के नाम है ना 4-5 बैंक, जैसे कि ICICI बैंक, यूनियन बैंक, यूनाइटेड बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब कमर्शियल बैंक है। तो कमर्शियल बैंक प्लेस अ इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। मतलब पब्लिक लेन देन किससे करती है, कमर्शियल बैंक से करती है। तो देश में जितना सेंट्रल बैंक रहेगा उतना लेन देन, उतना कंट्री का डेवलप होएगा।
कमर्शियल बैंक परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शन। अब इसको मैं डिटेल में भी आगे पढ़ाने वाला हूँ। तो कमर्शियल बैंक दो काम करता है, एक प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी मतलब करना ही है, सेकेंडरी मतलब और भी करता है। तो प्राइमरी फंक्शन में दो काम करता है, लेना और देना, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट गिविंग लोन, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट गिविंग लोन, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट गिविंग लोन। और सेकेंडरी फंक्शन में भी दो तीन काम करता है, एजेंसी फंक्शन, यूटिलिटी फंक्शन, चेक देना, चेक लाना, गिव, बहुत सारी चीज़ें उसको डिटेल में पढ़ेंगे। और फिर तुम लोग को पब्लिक सेक्टर में भी कमर्शियल बैंक है, जैसे बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कमर्शियल बैंक इन पब्लिक सेक्टर में क्या क्या आएगा, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। प्राइवेट सेक्टर में भी बैंक है, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, फॉरेन भी बैंक है, HSBC। हर एक का नाम डाल दिया, पॉइंट्स बढ़ गया ना, जितना मोटा लिखेंगे तो अच्छा लिखेंगे। जैसे कि 10 पॉइंट है तो सेंट्रल बैंक और कमर्शियल को थोड़ा तगड़ा लिखने का, ज़्यादा लिखेंगे ना तो बाकी में कम लिखा तो भी चलेगा। तो टाइप्स ऑफ बैंक पढ़ रहे, 2 पॉइंट कवर किया अपने, सेंट्रल बैंक पढ़े और कमर्शियल बैंक पढ़े। अभी थर्ड बैंक आता है कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेट का मतलब क्या होता है, सब लोग समझ के, सब लोग एक साथ आके कुछ चीज़ स्टार्ट करना, कोऑपरेटिव। तो कोऑपरेटिव बैंक है ना, वो किसके अंडर रजिस्टर होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर करना पड़ता है। कोऑपरेटिव बैंक ज़्यादा करके गाँव खेड़े में मिलेगा, सेमी अर्बन और रूरल मतलब गांव में मिलेगा। इनका मेन एम प्रॉफिट नहीं होता है। कोऑपरेटिव बैंक का मेन एम क्या होता है, सर्विस देना, अपने लोगों को, अपने मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करना, सस्ते में लोन प्रोवाइड करके देना वगैरह वगैरह। तो फिर ये 3-4 लाइन लिख देने का है कोऑपरेटिव बैंक। इसका मेन मोटो क्या है, सर्विस, लोगों को, अपने मेंबर्स को सर्विस देना। फिर 3-4 लाइन लिखने के बाद ना, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी 3 लेवल पे, तो सिर्फ हेड पॉइंट डाल दो, बस हो गया। प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, 3 हेड पॉइंट डाल दो, बड़े में ख़त्म कर दो उसको। तो 3 पॉइंट हो गया तुम्हारा, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। अभी कोऑपरेटिव बैंक के बाद क्या आएगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। नाम से ही मालूम पड़ता है कि ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है, जो सिर्फ इंडस्ट्री को लोन देता है। तो कोई इधर लिखा भी है, दिस आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब जो पैसे से लेन देन करता है, दैट प्रोवाइड मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। मीडियम टर्म मतलब 5-6 महीना, लॉन्ग टर्म मतलब 1, 2, 5, 6 साल। तो दिस आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड्स टू द बिजनेस फर्म। किसको लोन देता है, बिजनेस को देता है। तो इसका नाम डाल दो ना, एग्जाम्पल डाल देने का, IFCI बोले तो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फिर बाद में SFC, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। 2 नाम पढ़ लिया, अभी 2-3 और हेड पॉइंट डाल देने का। तो प्रोविजन ऑफ मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड। इंडस्ट्रियल बैंक क्या करता है, किसको लोन देता है, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड टू द बिजनेस, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड टू द बिजनेस। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स, मतलब शेयर्स को खरीदना बेचना, तो इसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे SP में। नाम याद कर लो, परचेज ऑफ डिबेंचर बॉन्ड। जब कंपनी को बड़े पैमाने पे पैसा चाहिए तो वो इनसे ही लोन लेता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। तो 2 नाम याद करो, IFCI, MSFC। IFCI में क्या आएगा, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और SFC में स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो अभी आप लोगों ने 4 बैंक पढ़ लिया, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। अभी एक और बैंक आया नेक्स्ट, एक्सचेंज बैंक। एक्सचेंज बैंक का मतलब होता है एक्सचेंज कराना। क्या एक्सचेंज कराना, करेंसी एक्सचेंज कराना, फॉरेन करेंसी को होम करेंसी में एक्सचेंज करना। जैसे कि इंडियन करेंसी, इंडिया में कौन सी करेंसी है, रुपीज़। वैसे इंग्लैंड में पाउंड चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, अरब में दिनार चलता है। तो अलग अलग कंट्री का अलग अलग करेंसी है। तो जिसके पास जो करेंसी रहेगा फॉरेन का, वो होम करेंसी में एक्सचेंज करेगा। तो किसके पास एक्सचेंज करेगा, आजू बाजू वाले के पास, बड़े वाले के पास नहीं। तो कुछ बैंक है जो करेंसी को एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज बैंक हैज़ वेल लार्ज कमर्शियल बैंक फैसिलिटीज प्रोवाइड फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। मतलब एक्सचेंज बैंक क्या करता है, करेंसी को एक्सचेंज कराता है। जैसे कि एग्जाम्पल डाल देने का है, बार्कलेस बैंक, बैंक ऑफ टोक्यो, बार्कलेस बैंक, बैंक ऑफ टोक्यो। तो ये 2 नाम लिख दिया। फिर इनके फंक्शंस करने का, क्या काम करता है एक्सचेंज बैंक, फाइनेंसिंग फॉरेन ट्रेड ट्रांजेक्शन, मतलब जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर है इनको वो फाइनेंस करता है। इश्यू लेटर ऑफ क्रेडिट, उधारी अगर चाहिए तो उनके लिए वो लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू करता है। बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट कराता है। तो 2 लाइन मीनिंग लिखा, 2 बैंक का एग्जाम्पल डाला, 2 हेड पॉइंट डाला, हो गया एक्सचेंज बैंक। फिर नेक्स्ट बैंक आता है रीजनल रूरल बैंक। नाम से मालूम पड़ता है कि ये बैंक गाँव खेड़े का है, RRB। कभी स्टैब्लिश हुआ, 1975। कभी स्टैब्लिश हुआ, 1975। दिस बैंक आर स्पॉन्सर्ड बाय लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक। तो ये बैंक को कौन संभालता है, इसका माँ बाप कौन है, पब्लिक सेक्टर बैंक संभालता है, राइट। जिसमें कुछ हिस्सा दिए हैं, तो थोड़ा याद कर लेंगे, 50% 15-35, 50-15-35, 50-15-35। 50 किसका रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा रहेगा। 15 किसका रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा। और 25 स्पॉन्सर्ड बैंक का रहेगा। तो ये किसको लोन देता है, गांव खेड़े में स्मॉल मार्जिनल फार्मर, एग्रीकल्चर लोग को लोन प्रोवाइड करने के लिए रीजनल रूरल बैंक एक तरफ से बना है। 1975 में इस्टेब्लिश हुआ था, राइट।
सेवन्थ है सेविंग बैंक्स। तो नाम से मालूम पड़ेगा ये सेविंग बैंक है, जहाँ पब्लिक पैसा कमाती है, वो अपना यहाँ पैसा जमा कर सकती है, सेव कर सकती है, जब ज़रूरत पड़ेगा पैसा निकाल सकती है। तो सेविंग बैंक में एग्जाम्पल क्या रखने का है, पोस्टल सेविंग बैंक। क्या रखने का, पोस्टल सेविंग बैंक। तो अपन ने अभी तक 7 पढ़ लिया है, राइट। फर्स्ट क्या पढ़े, सेंट्रल बैंक, दूसरा कमर्शियल बैंक, थर्ड कोऑपरेटिव बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, एक्सचेंज बैंक, रीजनल रूरल बैंक और सेविंग बैंक। चलो और भी 2-3 है फिर पढ़ाता हूँ। इन्वेस्टमेंट बैंक, इन्वेस्टमेंट से ही मालूम पड़ता है कि इन्वेस्टमेंट करता है। ये बैंक क्या करता है, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा देता है, राइट। तो इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करता है, पैसा देता है। तो इसका 2 एग्जांपल याद कर लो, ICICI, IDBI, ये बैंक है। दिस बैंक प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड एडवाइजरी असिस्टेंट, एडवाइजरी मतलब गाइड करता है टू देयर कस्टमर। देयर क्लाइंट्स जनरली इंक्लूड बिजनेस, इनके कौन कौन है कस्टमर, बिजनेस फर्म और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इन्वेस्टमेंट बैंक फैसिलिटेट मर्जर एंड एक्विजिशन, जब बड़ी बड़ी कंपनी को मर्ज करना हो, कोई कंपनी खरीद रही है तो इन्वेस्टमेंट कंपनी उनको लोन प्रोवाइड करता है। तो इन्वेस्टमेंट बैंक जो इन्वेस्टमेंट करता है, राइट। इसमें छोटे मोटे इंडिविजुअल्स नहीं इंक्लूड है। फिर 9th है स्पेशलाइज बैंक। तो आप लोग क्या करेंगे, स्पेशलाइज बैंक है ना 9th मत बनाओ, देखो एग्जी में इसको 9th बनाओ, सिद्धबी को 10 बनाओ, नाबार्ड को 11 बना दो, तो ज़्यादा पॉइंट्स हो जाएगा, तो ज़्यादा मार्क्स मिलने का ज़्यादा चांस है। एग्जिम बैंक, एग्जिम का फुल फॉर्म याद करो, समझ में आए। एग्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एग्जिम का मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक। ये बैंक किसके लिए, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के लिए, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के लिए, जो फॉरेन ट्रेड करता रहता है। सिद्धबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिद्धबी मतलब ये छोटी मोटी इंडस्ट्री है ना, उनके लिए है, उनको लोन मिलने के लिए, जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, माइक्रो इंडस्ट्री है, उनके लिए ये बैंक RBI ने बनाया। ये कभी स्टैब्लिश हुआ था 1990 को, कभी स्टैब्लिश हुआ था 1990। तो ये किसको लोन देता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम छोटा मोटा बिजनेस होता है ना, उनको ये लोन देता है, राइट। और एक नाबार्ड, देखो इधर डायग्राम भी दिख रहा है तुमको, नाबार्ड, ये भी RBI के अंडर है। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर। क्या वर्ड है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो फुल फॉर्म याद करना पड़ेगा आपको, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये बैंक गांव के किसान लोग, गांव खेड़े के लोग, विलेजर्स, आर्टिसन, उनके लिए ये बैंक इस्टेब्लिश किया गया। और ये एपेक्स इंस्टीट्यूशन है एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर लोन चाहिए तो नाबार्ड से मिलेगा, राइट। तो तुमने भी कुछ टाइप्स के बैंक्स पढ़े, तो एक तुम्हारा ये आंसर कवर हो गया, राइट। इसके बाद मैं नेक्स्ट आंसर पे जाता हूँ, हेडफोन पढ़ के आगे जाता हूँ। तो फर्स्ट क्या पढ़े तुम लोगों ने, टाइप्स ऑफ बैंक पढ़े। टाइप्स ऑफ बैंक में क्या पढ़े, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, एक्सचेंज बैंक, रीजनल रूरल बैंक, सेविंग बैंक। सेविंग बैंक के बाद इन्वेस्टमेंट बैंक पढ़े। फिर स्पेशलाइज बैंक में डायरेक्ट अक्खा पॉइंट डाल देंगे, एग्जिम, सिद्धबी, नाबार्ड, दैट्स इट। तो आप लोगों ने बड़ा आंसर कवर कर दिया, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लोग 61 पे एक आंसर है नीचे, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, थर्ड आंसर पर जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो थर्ड आंसर कौन सा है, कमर्शियल बैंक। फंक्शन मतलब काम, कमर्शियल बैंक क्या काम करता है, तो कमर्शियल बैंक परफॉर्म 2 मेजर फंक्शंस, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन। कमर्शियल बैंक परफॉर्म 2 मेजर फंक्शन, 2 बड़ा काम करता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। पहले प्राइमरी पढ़ा रहा हूँ, फिर सेकेंडरी पढ़ाऊंगा। तो प्राइमरी में 2 है, लेना देना। लेना मतलब एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, बैंक पैसा लेता है, और ग्रांटिंग लोन मतलब पैसा देता है। अभी तुम लोग अपना आपका बैंक एज्यूम करो, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट मतलब अपने पास पैसा आ रहा है, और ग्रांटिंग लोन मतलब पैसा जा रहा है। अभी मैं ये वाला पढ़ रहा हूँ, ये बाद में पढ़ूंगा। तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट क्या पढ़ाया, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट प्राइमरी फंक्शन है ना। तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट मतलब बैंक पैसा कलेक्ट करता है। तो बैंक पैसा किसके जरिए लेता है, किस तरह लेता है, वो तुम लोग को पढ़ाने का है। इधर टाइम डिपॉजिट लिखा, वो सब मत पढ़ो, डायरेक्ट मेन पॉइंट पर पढ़ेंगे। फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। तो ये 4 पढ़ लेंगे, तुम्हारा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं अपन, सेविंग अकाउंट पढ़ते हैं, बेसिक से पढ़ते हैं। सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट कौन ओपन करता है, इंडिविजुअल्स, सैलरी अर्नर्स, जो सैलरी कमाता है ना महीना महीना, वो ओपन करता है। फिर वो ओपन करता है, क्या करेगा, पैसा, क्यों, मेन रीज़न क्या ओपन करने का, पैसा जमा करेगा। पैसा जमा करेगा तो उसको थोड़ा इंटरेस्ट मिलेगा, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता, थोड़ा इंटरेस्ट मिलता है। सेविंग अकाउंट को थोड़ा इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट आर वेरी लो। और इनका मेन रीज़न क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों सेविंग अकाउंट ओपन किया, ताकि पैसा सेव कर सके। फिर इनको एक ATM कार्ड भी प्रोवाइड किया जाता है कि पैसा निकाल सके, डाल सके, डिपॉजिट कर सके। और विड्रॉवल है, पैसा निकाल सकते हैं पर थोड़ा लिमिट है। विड्रॉवल है पर पैसा निकालने के लिए थोड़ी लिमिट है, बस इतना ही लिखने का, 3-4 लाइन। तो कौन ओपन करता है, फिक्स इनकम और सैलरी अर्नर्स। क्यों ओपन करता है, ताकि सेविंग कर सके। इंटरेस्ट कितना है, कम। विड्रॉवल है, ज़्यादा है पर थोड़ा लिमिट है, बस इतना लिखने का, खत्म। फिर करंट अकाउंट ओपन कर, बता रहा हूँ। करंट अकाउंट कौन ऑपरेट करता है, कौन ओपन करता है, बिजनेस फर्म। कौन ओपन करता है, बिजनेसमैन लोग ओपन करते हैं। क्यों ओपन करता है, फॉर बिजनेस डेली ट्रांजेक्शन।
मेन इसका एम क्या है, ताकि बिजनेस का डेली ट्रांजैक्शन हो सके, ठीक है। और उनको इंटरेस्ट नहीं मिलता, जीरो इंटरेस्ट, क्योंकि पैसा कितना भी बार विड्रॉल एनी टाइम है ना, कभी भी जाओ पैसा निकाल सकते हैं, इसलिए उनको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। और उनको एक फैसिलिटीज मिलता है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट एक टाइप का लोन है, अगर जीरो बैलेंस रहेगा तो भी इनको लोन बैंक से मिल जाएगा। किसको? करंट अकाउंट होल्डर को। तो फिर से करंट अकाउंट कौन ओपन करता है? बिजनेसमैन। क्यों ओपन करता है? फॉर बिजनेस डेली ट्रांजेक्शन, है ना। और इसमें विड्रॉवल एनी टाइम है और इंटरेस्ट जीरो है, ठीक है। और इनको क्या फैसिलिटीज मिलता है? ओवरड्राफ्ट। तो सेविंग अकाउंट पढ़ा, करंट अकाउंट पढ़ा। अभी थर्ड है फिक्स डिपॉजिट, फिर फोर्थ रिकरिंग। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट कौन ओपन करता है? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का मतलब क्या होता है मालूम है? जिसके पास घर पे बहुत पैसा है, जमीन के नीचे पैसा रखा है, गोनी के अंदर पैसा रखा है, पतरे के ऊपर पैसा रखा है, या वहाँ छुपा कर रखा है, तो वैसा पैसा क्या करते हैं पब्लिक? फिक्स करके रखती है। मतलब एक फॉर एग्जांपल समझाया, मतलब तुम्हारे पास अभी 5 लाख रुपये हैं, तो तुम लोग क्या करेंगे? 2 साल के लिए उसको फिक्स कर दो। अगर 10% इंटरेस्ट मिल रहा है तो 5 लाख का 10% 50,000, मतलब तुमको 1 लाख रुपये इंटरेस्ट, तो 2 साल के बाद तुमको 6 लाख मिलेगा। तो फिक्स डिपॉजिट का मतलब क्या होता है मालूम है? इट इज़ एन अकाउंट वेयर फिक्स अमाउंट इज कैप्ड फॉर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कुछ अमाउंट कुछ समय के लिए फिक्स कर देते, टाइम लगा देते, उस टाइम के बाद ही पैसा निकाल सकते हैं। अगर टाइम के पहले निकालेगा ना तो तुम्हारा इंटरेस्ट कम हो जाएगा, तो नहीं मिलेगा। तो इधर इंटरेस्ट एकदम ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट में ही है, ठीक है। और ये कौन ओपन करता है? जिसके पास बहुत सारा अमाउंट अवेलेबल है। तो शॉर्ट में कैसे है? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट इज ओपन बाय दोस्त who have large amount of fund available when it is an account where fixed amount is kept for fixed period, the rate of interest are very high, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और विड्रॉल कभी होगा? एट मैच्योरिटी, मतलब फिक्स डिपॉजिट में एक ही बार पैसा जमा करते हैं 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, फिर 2 या 3 साल के बाद ही निकाल सकते हैं, उसके पहले नहीं। अभी उसके जैसे एक और अकाउंट है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग मतलब डेली रिपीट। तो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का मतलब क्या होता है मालूम है? जैसे भाजी वाला हो गया, वड़ा पाव वाला हो गया, चाय वाला हो गया, उनका रोज पैसा आता है ना, तो रोज पैसा आएगा तो रोज खर्चा हो जाएगा ना। तो उन लोग क्या दिमाग लगाते हैं? बैंक से कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि मैं 2 साल तक रोज का 300 रुपये जमा करूँगा। तो डेली 300 रुपये जमा करेगा, डेली 300 रुपये जमा करेगा। कब तक जमा करेगा? 2 साल तक। उसने टाइम सेट किया, 2 साल, 5 साल, चलो 2 साल तक। तो हर दिन वो 300 जमा करते रहेगा। जब 2 साल हो जाएगा फिर पूरा पैसा उसको एक साथ मिलेगा, फिर उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो रिकरिंग मतलब रेगुलर अमाउंट डिपॉजिट किया जाता है। विड्रॉल का भी होगा एट द मैच्योरिटी। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या इधर ज़्यादा है, जैसे फिक्स एफडी में मिलता है ना, वैसे इधर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो अभी आप लोग ने क्या पढ़े मालूम है? कि अभी प्राइमरी फंक्शन पढ़ी, सिर्फ ए पढ़े, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। तो 4 पढ़ा था ना। सेविंग अकाउंट पढ़ा है, राइट। सेविंग अकाउंट के बाद क्या पढ़े? करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट कौन ओपन करता है? इंडिविजुअल। करंट अकाउंट कौन ओपन करता है? बिजनेसमैन। फिक्स डिपॉजिट जिसके पास बहुत सारा पैसा है, वो एक साथ ही लमसम जमा करेगा और एक साथ ही निकालेगा। और रिकरिंग जो डेली पैसा डिपॉजिट करता है। अब इधर बी पार्ट क्या दिया है? ग्रांटिंग लोन्स। ग्रांटिंग लोन्स का मतलब होता है जैसे बैंक के पास पैसा आया ना, वैसे बैंक देता भी है। ग्रांटिंग मतलब देना, तो बैंक लोन भी देता है। तो बैंक के पास जैसे पैसा आता है वैसे लोन भी देता है। बैंक इससे तो कमाता है, तो पहला पैसा बैंक के पास कहाँ से आता है? लोन। कमर्शियल बैंक प्रोवाइड लोन टू बिजनेसमैन एंड अदर्स। तो कमर्शियल बैंक किसको लोन देता है? बिजनेसमैन को और बाकी लोग को, जिसको ज़रूरत है उसको लोन देता है, राइट। और लोन अलग अलग टाइप का है। शॉर्ट टर्म 1 साल से 5-6 महीने तक, मीडियम टर्म 1 साल से 5 साल के बीच, और लॉन्ग टर्म 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। हो गया ना। तो कमर्शियल बैंक क्या देता है? लोन देता है। किसको देता है? बिजनेस को देता है, किसी और को देता है। तो लोन कितने के टाइप्स के? 3 टाइप्स के। एक शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल से कम, मीडियम टर्म मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल, और लॉन्ग टर्म 5 साल से ज़्यादा। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया ना लोन तुम्हारा। फिर सेकंड एडवांस। एडवांस मतलब एक टाइप का भी वो लोन ही होता है। एडवांस आर स्मॉल टर्म फंड प्रोवाइडेड टू द बिजनेसमैन। किसको देते हैं? बिजनेसमैन को या इंडिविजुअल को, टू सेटिस्फाई देयर डिफरेंट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। मतलब किसी को भी ज़रूरत है, बैंक क्या दे देता है? अकाउंट है उसका, इसलिए उसको एडवांस प्रोवाइड कर देता है। तो एडवांस कैसे देता है? कैश क्रेडिट, मतलब गिरवी रख के, सिक्योरिटी, कुछ चीज़ गिरवी रखेगा, उसके बेसिस पे उसको लोन देगा। ओवरड्राफ्ट करंट अकाउंट होल्डर को देगा। किसको देंगे? करंट अकाउंट होल्डर को देगा। मतलब जीरो बैलेंस रहेगा ना, तो भी उन लोगों को लोन निकाल सकते हैं। 15 से 60 दिन का टाइम दिया रहता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर को मिलता है, राइट। जीरो बैलेंस में भी इसको लोन मिल जाएगा। और बिल्स ऑफ एक्शन इसको अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। 2 पॉइंट लिख देना। एडवांस तो पहले लोन पढ़े, फिर एडवांस पढ़े। तो बैंक क्या प्रोवाइड कर रहा है मालूम है क्या? बैंक का प्राइमरी फंक्शन, बैंक का मेन काम क्या है? लेना और देना। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट मतलब आ रहा है पैसा, ग्रांटिंग लोन मतलब पैसा जा रहा है। तो अभी पुण्य इधर तक कवर कर दिया, राइट। अभी मैं तुम लोग को ये पढ़ा रहा हूँ सेकेंडरी फंक्शन।
तो उसमें एजेंसी और यूटिलिटी है, 3 पॉइंट भी लिखा तो भी बस है, पूरा आंसर भी आ सकता है, ये प्राइमरी फंक्शन भी इतना से आ सकता है। तो ये शायद से ये 3 मार्क के लिए आंसर है, तो एजेंसी या यूटिलिटी। तो और पहले एजेंसी फंक्शन पढ़ा। एजेंसी मतलब बैंक एजेंट के जैसा काम करता है। तो एजेंसी फंक्शन कैसा है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, कलेक्शन और पेमेंट है ना, तो आप उसको तोड़ दो, कलेक्शन को 1 पॉइंट बनाओ, पेमेंट्स को अलग 1 पॉइंट बनाओ। तो कलेक्शन जैसे कि तुम्हारा अकाउंट है बैंक में, कंपनी का अकाउंट है, तभी जैसे कि तुम्हारा ही अकाउंट है, तुमको रेंट आने वाला है, तुमको यहाँ वहाँ से पैसा आने वाला है, तो फिर तुम कहाँ पैसा लेने जाएंगे, इंसान थक जाएगा ना, यहाँ वहाँ भागेगा। तो इसके लिए बैंक बंदा क्या करता है, अकाउंट होल्डर क्या करेगा, बैंक को ही बोल देगा कि भाई जा तू मेरा पैसा कलेक्ट कर। तो बैंक अपने बिहाफ पे अपना पैसा कलेक्ट करेगा, अकाउंट में डायरेक्ट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, जैसे बैंक कलेक्ट करता है ना, वैसे बैंक पेमेंट भी करते हैं। भाई जैसे कि तुमको पेमेंट करना है, किसी को भाड़ा देना है, इंश्योरेंस का पेमेंट करना है, गोडाउन का रेंट देना है, तुमको टैक्स देना है, फिर तुम यहाँ वहाँ टैक्स देते पेमेंट करते करते थक जाएंगे, हर बार भागम दौड़ी कौन करेगा, लाइट बिल भरना है, तो बैंक को बोल देंगे अकाउंट से डायरेक्ट पैसा क्या हो जाएगा, डिडक्ट होते रहेगा। तो बैंक अपना लिए कलेक्ट भी करेगा, पेमेंट भी करेगा। अभी के पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या वर्ड आया, ये नया वर्ड है, टेक्निकल वर्ड है, तुमको समझाता हूँ। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है मालूम है क्या, बैंक अपने को ना गाइड करेगा, एडवाइस देगा, समझाएगा, जैसे कि अपने फंड को यूटिलाइज किस तरह करना है, कैसे समझाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम लोग एक ही टोकरी में सब अंडा रखो, एक ही टोकरी में सब अंडा रखा है, अगर वो टोकरी या वो थैली गिर गई तो पूरा अंडा क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा ना। तो वैसे ही बैंक समझा दे कि अपना इन्वेस्टमेंट एक जगह मत करो, एक जगह मत रखो, अलग अलग जगह रखो। अगर वही अंडा अलग अलग जगह रखा है सपोज, तो एक गिरेगा तो एक ही टूटेगा, बाकी का रहेगा ना सेफ। वैसे ही बैंक तुमको डाइवर्सिफिकेशन समझाता है कि तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कहाँ होना चाहिए, तुमको कितना रिटर्न आएगा। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। थर्ड दिया फंड ट्रांसफर, मतलब तुमको किसी को पैसा भेजना है तो बैंक क्या कर सकता है, तुमको पैसा ट्रांसफर करा सकता है ना, वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच। कमर्शियल बैंक प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ फंड ट्रांसफर, यहाँ से वहाँ पैसा बैंक भी हेल्प करता है फंड ट्रांसफ़र करने में। और एक है फॉरेन ट्रांजेक्शन, इसको छोड़ दो फोर्थ को, फॉरेन ट्रांजेक्शन पढ़ो। मतलब तुम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, तुम्हारा पैसा फॉरेन करेंसी में आ रहा है, डॉलर में आ रहा है, तो बैंक हेल्प करता है उसको होम करेंसी में कन्वर्ट करने में। तो ये एजेंसी फंक्शन हो गया। कलेक्शन, पेमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मतलब गाइड करेगा, समझाएगा। फंड ट्रांसफ़र मतलब यहाँ वहाँ से पैसा ट्रांसफ़र कर रहेगा, हेल्प करता है। फॉरेन ट्रांजेक्शन मतलब बाहर से पैसा कन्वर्ट भी करने में हेल्प करता है। यूटिलिटी मतलब ज़रूरत वाले काम, जैसे कि बैंक अपने को ड्राफ्ट देता है, चेक देता है, तो ये ज़रूरत हुई ना पूरी। लॉकर फैसिलिटीज़ मतलब तुम्हारे पास घर पे सोना चांदी डॉक्यूमेंट ज़्यादा है, तो बैंक के पास तुम एक लॉकर ले सकते हो जिसकी 2 चाबी रहेगी, एक बैंक के पास रहेगा, उसके पास रहेगा। तुम अपने बैंक घर पे तो सेफ़ नहीं रहेगा, चोर आके चोरी कर सकता है, तो बैंक में थोड़ा बहुत तो सेफ़ ही रहेगा ना यार। लॉकर फैसिलिटीज़, बैंक लॉकर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड देता है। टैक्सी नंबर 9211 पिक्चर में दिखाया रहेगा, देखा रहेंगे तो। गिफ्ट चेक्स मतलब बैंक अलग अलग सर्विस अपने को प्रोवाइड करता है, राइट। तो ये लिख देने का है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा ही पढ़ने वाला आंसर में, क्योंकि आगे पढ़ लिया ना तुम लोगों ने, इतना बड़ा लिखेगा तो पेपर छूट भी जाएगा, तो शॉर्ट में लिखने का, तो सोच समझ के वाला आंसर अटैम्प्ट करना आएगा। तो ठीक है, तो अभी अपन ने क्या पढ़े, बैंक का टॉपिक कवर किया। 65 एक टॉपिक है, सेल्फ स्टडी रीड कर लेगा तो भी आ जाएगा। 65 पेज नंबर। ATM, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, NEFT, RTGS रीड कर लो आप लोग, आ जाएगा। इस पर इतना डिटेल में नहीं आ रहा है, ठीक है। और जो इंश्योरेंस वाला चैप्टर है ना 67, इसको मैं अलग से बाद में वीडियो अपलोड करके डिटेल में समझाऊंगा, अभी इसको नहीं लेता हूँ, ठीक है। अभी बाकी का आंसर कवर करता हूँ ताकि तुमको समझ में आ जाएगा, ओके। हाँ, तो इंश्योरेंस वाला टॉपिक अपन बाद में कवर करेंगे, मैं पेज टर्न कर दिया। फिर आ गया है 74 पे ट्रांसपोर्ट, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो पहले याद रखो, मैंने बैंक वाला पढ़ा, राइट। तो अपना बैंक कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करता है, फंड का प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ठीक है, पैसे का। फिर इंश्योरेंस का टॉपिक मैंने स्किप किया, बाद में पढ़ा ना। तो इंश्योरेंस अपना रिस्क कवर करता है, ब्लैंक्स में आ सकता है ना, इंश्योरेंस अपना रिस्क कवर करता है। फिर एक टॉपिक है ट्रांसपोर्ट, जो भी मैं पढ़ाऊंगा। तो ट्रांसपोर्ट अपना प्लेस का प्रॉब्लम सॉल्व करता है। कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, प्लेस का। तो ट्रांसपोर्ट का ऐसा आंसर नहीं पढ़ना है, डिस्टिंग्विश पढ़ना है। अभी आएगा डिस्टिंग्विश तो मैं करा दूंगा, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट तो तुमको मालूम है, बचपन से पढ़े रहेंगे, रोड, रेल, एयर, वाटर, अभी मोनो रेल भी है, मेट्रो भी है, रोप वे मतलब रोप रहेगा, उसमें एक डब्बा रहेगा, यहाँ से वहाँ घूमते रहेगा, पाइपलाइन, पाइप डालते हैं गैस का, पेट्रोल का। तो अपन डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। तब एक आंसर आया वेयर हाउसिंग, ठीक है। तो मैं वेयर हाउसिंग वाला आंसर पढ़ाता हूँ। तो मैंने क्या बताया, बैंक फंड का प्रॉब्लम सॉल्व करता है, इंश्योरेंस रिस्क कवर करता है, ट्रांसपोर्ट प्लेस का करता है। वैसे वेयर हाउस अपना टाइम का प्रॉब्लम सॉल्व करता है। कौन सा सॉल्व करता है, टाइम। वेयर हाउस क्या करता है, वेयर हाउस का मतलब गोडाउन में क्या आएगा, नाचेंगे क्या, नहीं। गोडाउन में अपना गुड्स क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। गाँव जाते वक्त ट्रेन में देखो बड़ा बड़ा गोडाउन मिलता है ना यार,
तो गोडाउन में क्या होता है, गुड्स को स्टोर किया जाता है, संभाल कर रखा जाता है, क्योंकि प्रोडक्शन इंडिया के कोने में होता है और रिक्वायरमेंट पूरे देश में चाहिए। अभी जैसे कि अप्रैल का मंथ है, गर्मी का मौसम है, तो जहाँ अम्ब्रेला बनता है, छतरी बनता है, तो उधर प्रोडक्शन बंद नहीं है, अभी लोग प्रोडक्शन चालू रखे हैं, अभी गोडाउन में लोग ने स्टोर किया है। जब डिमांड आएगा मार्केट में तो गोडाउन से क्या होगा, गुड्स सप्लाई होगा। तो वेयर हाउस क्या करता है, डिमांड और सप्लाई को बैलेंस रखता है, टाइम का प्रॉब्लम सॉल्व करता है, टाइम याद रखना, ठीक है। तो वेयर हाउस का मीनिंग क्या है, वेयर हाउस रेफर्स टू स्टोरेज ऑफ गुड्स, वेयर हाउस मतलब स्टोरेज ऑफ गुड्स एंड ऑल दोस एक्टिविटी विच आर कनेक्टेड विद स्टोरेज एंड प्रिजर्विंग, गुड्स को स्टोर करना, प्रिजर्व करना, उसको ही बोलते हैं वेयर हाउस। इट इज़ अ मीनिंग ऑफ स्टोरिंग द गुड्स, वेयर हाउस मतलब स्टोरिंग द गुड्स, स्टोरिंग द गुड्स। तो वेयर हाउस का मैं फंक्शन नहीं पढ़ने का, अपने को टाइप्स पढ़ने का, ठीक है। टाइप्स ज़्यादा MP है तो वो वाला आंसर अपन कवर करेंगे, ठीक है। तो वेयर हाउस का भी अपन टाइप्स वाला आंसर पढ़ेंगे। तो टाइप्स तो अलग अलग टाइप्स है, प्राइवेट वेयर हाउस, पब्लिक वेयर हाउस, बॉन्डेड, ड्यूटी पेड, गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव, कोल्ड स्टोरेज। 7 पॉइंट है, 5 मार्क का आंसर IMP है, 6-7 तो लिखना पड़ेगा। प्राइवेट वेयर हाउस मतलब जिसकी कंपनी उसका खुद का वेयर हाउस है, जिसकी बड़ी कंपनी उसका खुद का वेयर हाउस है। तो प्राइवेट वेयर हाउस आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय बिग मैन्युफैक्चरर, जिसका बड़ा बड़ा कंपनी है उसका, टू फुलफिल देयर ओन स्टोरेज नीड्स। बड़ा बड़ा कंपनी है तो क्यों भाड़े पे लेगा, खुद का ही वेयर हाउस बनाता है और माल बना के उधर ही माल क्या करेगा, सब सेव करके रखेगा, स्टोर करके रखेगा, उसको भाड़े की देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर के पास रहता है प्राइवेट वेयर हाउस, ठीक है। सेकंड क्या है, पब्लिक वेयर हाउस। ये कौन सा है, पब्लिक वेयर हाउस इसे स्पेशलाइज बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट, मतलब बिजनेस के लिए बना है, दैट प्रोवाइड स्टोरेज फैसिलिटीज टू जनरल पब्लिक, मतलब कोई भी पब्लिक यहाँ गुड स्टोर करके रख सकती है। इट इज़ ओन एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव, मतलब किसी एक का बंदे ने, मतलब किसी के पास बहुत बड़ी ज़मीन है तो उसने उसको वेयर हाउस बना दिया, तो कोई भी आओ रखो पर उसका भाड़ा दो, रखो पर भाड़ा दो, है ना। तो वो है पब्लिक वेयर हाउस, कोई भी पब्लिक अपना गुड्स स्टोर करके रख सकती है। जैसे कि स्मॉल ट्रेडर के पास, छोटे मोटे ट्रेडर के पास गोडाउन नहीं रहते, तो अपना छोटी जगह के लिए वो पब्लिक वेयर हाउस में जाएगा और गुड्स को स्टोर कर देगा। मझगांव की इधर देखा रहेगा तुम लोग, ठीक है। तो एक प्राइवेट है, एक पब्लिक है। अभी जो नेक्स्ट वेयर हाउस है ना, जरा ध्यान देना, बॉन्डेड वेयर हाउस। बॉन्डेड वेयर हाउस का मतलब क्या होता है, पहले मैं समझाता हूँ हिंदी में, फिर रीड करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों ने बाहर से गुड्स इंपोर्ट किया है, तो इंपोर्ट किया है तो बाहर से गुड्स आ रहे हैं, तो डॉकयार्ड में आ जाएगा, मतलब पोर्ट में आएगा, तो गुड्स आएगा, फिर उसको एक जगह पे स्टोर करके रखेंगे, तुमको नहीं देंगे, तो उस जगह पे तुमको गुड्स तुम्हारा स्टोर रहेगा, मतलब पोर्ट ट्रस्ट वाले गुड्स को तुम्हारा बाहर से स्टोर करके रखा रहेगा। जब तुम उसका ड्यूटी पे करेंगे, जब उसका तुम टैक्स पे करेंगे, जब उसका तुम कस्टम पे करेंगे, तब तुमको गुड्स मिलेगा। बॉन्डेड मतलब बांध के रखा है, ठीक है। तो बॉन्डेड वेयर हाउस मतलब क्या है, गुड्स तुम्हारा आ गया है पर तुम्हारे हाथ में नहीं देंगे जब तक तुम लोग उसका टैक्स नहीं पे करेंगे। तो बॉन्डेड वेयर हाउस आर लाइसेंस बाय गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट इंपोर्टेड गुड्स फॉर स्टोरेज अंटिल द पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी, मतलब जब तक पेमेंट नहीं करेंगे ना कस्टम ड्यूटी का, तुमको गुड्स मिलेगा नहीं। ये किसके कंट्रोल में होता है, कस्टम अथॉरिटीज़। किसके अंडर में होता है, कस्टम अथॉरिटी। द गुड्स आर हेल्ड इन द बॉन्ड कैन नॉट बी विड्रॉन विदाउट पेइंग द कस्टम ड्यूटी। द गुड्स आर हेल्ड, गुड्स को उन लोग के पास ही रहेगा, जब तक तुम लोग पेमेंट नहीं करेगा तुम्हारे पास गुड्स को देंगे नहीं, बॉन्डेड, ठीक है। ड्यूटी पेड वेयर हाउस उसका उल्टा, मतलब क्या, तुमने गुड्स परचेस किया है, बाहर से गुड्स आया है, परचेस किया है, बाहर से गुड्स आ गया है, और उन लोगों ने क्या किया है, स्टोर करके रखा है, तुमने ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं, तो अभी तुमको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुमको जाना और लेके चले जाना है गुड्स को। मीन्स तुमने ड्यूटी पेड, मतलब उसका टैक्स पेड कर दिया है, उसको बोलते हैं ड्यूटी पेड वेयर हाउस। इफ एन इम्पोर्टेड, जैसे इधर से पढ़ने के हैं सेकंड लाइन से, ऑल ड्यूटी पेड वेयर हाउस आर पब्लिक वेयर हाउस विच आर अवेलेबल टू ऑल इम्पोर्टर। ड्यूटी पेड वेयर हाउस हेल्प द इम्पोर्टर प्रॉपर केयर ऑफ गुड टेकन, प्रोसेसिंग ऑफ गुड कैन बी डन लाइक सॉर्टिंग, रीपैकिंग, मतलब उधर क्या सब चीज़ का ख्याल रखा जाता है। इसका मेन फायदा क्या है कि तुमने ऑलरेडी गुड्स का कस्टम पे कर चुके हैं, सिर्फ तुमको जाना है और लेना है। बॉन्डेड में क्या है, तुमने माल आया तुम्हारा पर अभी तक तुमने दिया नहीं, जब तक देंगे नहीं तुमको माल देंगे नहीं बॉन्डेड में। ड्यूटी पेड में तुमने पे किया है, सिर्फ आना और लेके जाना तुमको, ठीक है। तो 4 वेयर हाउस पड़े। पहला है प्राइवेट वेयर हाउस जो खुद का है, पब्लिक एक बंदा रहेगा जो कोई भी पब्लिक रख सकती है। बॉन्डेड पैसा नहीं दिया है ड्यूटी कस्टम का, ड्यूटी पेड ऑलरेडी पेड है, सिर्फ जाना लेना है। गवर्नमेंट वेयर हाउस जिसका मालिक गवर्नमेंट है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट संभालेगा या तो स्टेट गवर्नमेंट। तो कैसे लिखा है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में भी तुम लोग लिख सकते हैं। गवर्नमेंट वेयर हाउस आर ओन्ड एंड मैनेज एंड कंट्रोल बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर स्मॉल स्मॉल ट्रेडर के पास होता नहीं है गोडाउन, तो उन लोग गवर्नमेंट वेयर हाउस के पास जाएंगे, उधर अपना चीज़ स्टोर करके रख सकते हैं। उधर ज़्यादा चार्ज भी नहीं रहता, नॉमिनल मतलब कम भाड़ा रहेगा। कोऑपरेटिव वेयर हाउस मतलब 10-12 सेलर, 10-12 स्मॉल ट्रेडर, छोटे मोटे ट्रेडर ग्रुप बनाएंगे और खुद का एक गोडाउन बनाएंगे पतरा जैसा, उधर ही अपना माल रखेंगे, आपस में कम भाड़ा देना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव वेयर हाउस। तो ये फ़ायदा है कोऑपरेटिव वेयर हाउस का।
इनका मेन एम प्रॉफिट नहीं होता है, सर्विस होता है। और ये कोल्ड स्टोरेज से मालूम पड़ता है फ्रिज, बड़ी फ्रिज रहेगी, मतलब बड़ा कोल्ड स्टोरेज रहेगा, कम से कम बोलते हैं ना 400-500 स्क्वायर फीट का, जिसमें फ्रूट्स, फ्लावर, वेजिटेबल, दूध का आइटम, ये सब क्या करते हैं, स्टोर किया जाता है। फिर जब डिमांड होता है वहाँ से सप्लाई किया जाता है, मतलब जब प्रिजर्व करते हैं, तो कोल्ड स्टोरेज बोलते हैं इसको, ठीक है। तो क्या पढ़े, टाइप्स ऑफ वेयर हाउस, प्राइवेट वेयर हाउस, पब्लिक वेयर हाउस, बॉन्डेड वेयर हाउस, ड्यूटी पेड वेयर हाउस, गवर्नमेंट वेयर हाउस, कोऑपरेटिव वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस। तो जो अपन ने वेयर हाउस का भी आंसर कवर कर दिया। कम्युनिकेशन का सी मीनिंग पढ़ता हूँ, एग्जाम में इतना आने का चांस नहीं है। कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन वन फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। ये कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करता है, इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। और अपना वेयर हाउस टाइम का प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन छोड़ दो, ईजी रीड कर लिया जाएगा। अभी तुम्हारा पास आ गया डिस्टिंग्विश, ओके। तो डिस्टिंग्विश में जो इंश्योरेंस का है मैं बाद में कवर करता हूँ अलग से, ठीक है, टेंशन मत लेना। हाँ, अब्दुल भाई का नाम लेना, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो डिस्टिंग्विश एकदम ईजी है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। मैंने अभी आंसर्स पढ़ाया था आगे, अगर आप लोग आंसर डिटेल में रीड कर लेंगे तो डिस्टिंग्विश आ जाएगा, डिस्टिंग्विश पढ़ लेगा तो आंसर आ जाएगा। सिर्फ मीनिंग बता के रुकता हूँ। सेविंग अकाउंट कौन ओपन करता है, इंडिविजुअल सैलरी अर्नर्स। क्यों ओपन करता है, टू सेव मनी। करंट अकाउंट कौन ओपन करेगा, बिजनेसमैन। और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट जिसके पास बहुत सारा अमाउंट है, वो लमसम अमाउंट को फिक्स करता है और लमसम अमाउंट को लेता है 1-2 साल के लिए। विड्रॉवल कभी भी निकाल सकता है, थोड़ा लिमिट है इसको। करंट अकाउंट कभी भी अपना पैसा डाल सकता है, निकाल सकता है, कोई लिमिट नहीं, कोई विड्रॉल में रुकावट नहीं। बट फिक्स डिपॉजिट अकाउंट को थोड़ा रेस्ट्रिक्शन है, जब मैच्योरिटी होगी तभी निकाल सकता है। तो ये वाला डिस्टिंग्विश आप लोग रीड कर लो, आ जाएगा, क्योंकि अपन ने आंसर्स पढ़े, इतना हार्ड नहीं है, बेसिक है, कोई भी रीड कर लेगा तो हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ तुमको एक चीज़ याद रखने का है, हेडफोन याद कर लो, अंदर हेडफोन याद करो और सिर्फ वन साइड पढ़ो तो दूसरा साइड अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो ये रुकता हूँ मैं। हाँ, ये वाला डिस्टिंग्विश भी IMP पढ़ा देता हूँ। जैसे सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक सब बैंकों का बाप, कमर्शियल बैंक मतलब बाप है, ये बेटा है। तो सेंट्रल बैंक क्या है, पहले सेंट्रल बैंक पढ़ेंगे। सेंट्रल बैंक क्या है, द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज टू रेगुलेट द मनी सप्लाई। कंट्री का सप्लाई पे कंट्रोल करता है, कंट्री के सप्लाई पे, मनी सप्लाई पे कंट्रोल करता है। और कमर्शियल बैंक का मेन फंक्शन क्या है, अभी तो पढ़ा है मैंने, लेना और देना, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, गिविंग लोन। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, गिविंग लोन, किसको लोन देता है, इंडस्ट्री और अदर्स को। प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, नोट कौन छापेगा, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कैन प्रिंट करेंसी नोट, पर कमर्शियल बैंक नोट छापता नहीं है। इट हैज़ नॉट द पावर टू प्रिंट द करेंसी, कैन नॉट, इधर कैन है, कैन नॉट डाल देने का। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, सेंट्रल बैंक डज नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। सेंट्रल बैंक पब्लिक से लेन देन करता नहीं है, बट कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। कमर्शियल बैंक किससे लेन देन करता है, पब्लिक से, लोन। कमर्शियल बैंक प्रोवाइड लोन टू द बैंकर्स, ये बड़े बड़े बैंक को लोन देता है, गवर्नमेंट को लोन देता है। और कमर्शियल बैंक किसको लोन देगा, इंडस्ट्री को देता है, कॉमर्स को देता है, इंडिविजुअल को देता है। ओनरशिप, कमर्शियल बैंक को कौन कंट्रोल करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका एक ही मालिक है। और कमर्शियल बैंक को कौन कंट्रोल करता है, प्राइवेट और गवर्नमेंट लोग कंट्रोल करते हैं। नंबर ऑफ बैंक एक ही है ना यार, ओनली वन। सेंट्रल बैंक कितना होता है देश में, एक ही होता है। अपना कंट्री का सेंट्रल बैंक का नाम क्या है, RBI। बट कमर्शियल बैंक मैनी है, बहुत सारे ना यार, अभी तो पढ़े अपन, इतने सारे बैंक का नाम डाल देने का है, ठीक है। मॉनिटरी पॉलिसी, पॉलिसी मतलब रूल, मॉनिटरी मतलब मनी के ऊपर रूल्स। तो जो बाप है वही तो कानून बनाएगा। सेंट्रल बैंक फ्रेम था मॉनिटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी। फ्रेम मतलब बनाता, सेंट्रल बैंक फ्रेम्स बनाएगा, क्या बनाएगा, मॉनिटरी और क्रेडिट पॉलिसी। कमर्शियल बैंक डू नॉट फ्रेम, ये बनाता नहीं है, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता नहीं है। जैसे कि ये 7 पॉइंट है, फंक्शंस, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, लोन, ओनरशिप, नंबर ऑफ बैंक, मॉनिटरी पॉलिसी, जैसे कि 7 फंक्शन है। तो आप और भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं। सुपरविजन, सेंट्रल बैंक किसको सुपरवाइज करता है, कमर्शियल बैंक को। बाप ही बेटे को देखेंगे ना, सुपरवाइज मतलब देखना, कंट्रोल करना, मॉनिटर करना। कमर्शियल बैंक डू नॉट सुपरवाइज सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को सुपरवाइज नहीं करता, मॉनिटर नहीं करता है। बेटा थोड़ी बाप को कंट्रोल करेगा, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को सुपरवाइज करता है, कंट्रोल करता है। फिर एग्जाम्पल करके भी डाल सकते हैं। सेंट्रल बैंक क्या एग्जाम्पल क्या है, RBI। कमर्शियल बैंक तुम्हारे आसपास जितने एरिया में बैंक के नाम में डाल दो ना यार, हो गया तुम्हारा पॉइंट। जितना बढ़ेगा उतना मार्क्स मिल सकता है ना यार, ठीक है। तो ये भी डिस्टिंग्विश हो गया। अभी एक और डिस्टिंग्विश है बच्चे लोग का है, 87 पेज नंबर, रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट। मतलब रीड कर लो, इतना तो आ जाना चाहिए यार भाई, हर बच्चे को आता है। हेडफोन याद करो, नोट्स में लिख देने का, ठीक है। हेडफोन का मीनिंग बता दो, स्पीड का तो मतलब मालूम है। कैरिंग कैपेसिटी, किसके पास कितनी कैपेसिटी है। कॉस्ट मतलब खर्चा, डिस्टेंस दूरी, चार्जेस कितना लगता है, कौन घर तक छोड़ेगा। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्या क्या एग्जाम्पल डालने का तुमको, ठीक है।
तो इस तरह तुम्हारा मतलब मैंने बिजनेस सर्विस चैप्टर क्या किया, कवर किया। अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, और एक चैप्टर कंटिन्यू करेगा, रुक जाऊँ, तो मैं सोचा रुक जाता हूँ, ये वीडियो को इधर ही रोकता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो थोड़ा पानी नहीं पी लेता हूँ, नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं नेक्स्ट चैप्टर में कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।